डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। प्रतिदिन होने वाली मानवीय गतिविधियों एवं औद्योगिक इकाइयों से दूषित जल निकलता है, जो कि स्थानीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसका प्रभाव नागरिकों के स्वास्थ्य पर, आमदनी पर, सार्वजनिक सुविधाओं पर, पर्यावरण पर, जैव विविधता पर और सरकार या नागरिकों को पैसे का भार वहन करके चुकाना पड़ रहा है। स्थानीय नगर पालिका, निकायों और जल संस्थानों के सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक है नागरिकों को सेफ सैनिटेशन उपलब्ध करवाना। इसके साथ साथ प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और सतत सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। विभिन्न उपयोगों के लिए पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए और पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है कि अपशिष्ट जल को छोड़ने से पहले इसको शुद्ध किया जाए, इसका प्रयोग पुनः किया जाए और हो सके तो पुनः पीने योग्य बनाने पर प्रयत्न किया जाए। इसके लिए प्राकृतिक तौर से दूषित पानी के शुद्धिकरण के लिए डीवॉट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डीवॉट प्रणाली क्या होती है और कैसे काम करती है। डीवॉट एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है जो कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए प्राकृतिक तरीके पर आधारित तकनीकी है। इसकी रचना घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए की जाती है, जिसमें छनन, अवसादन, एरोबिक और एनारोबिक उपचार जैसे भौतिक और जैविक उपचार तंत्र का उपयोग होता है। आइए अब देखते हैं कि एक सफल डीवॉट प्रणाली स्थापित करने में कितने चरण शामिल हैं। सबसे पहले इन चुनौतियों का सामना कर रहे समुदायों, नगरपालिका और निकायों की पहचान करें, उनकी चुनौतियों को समझें, उनकी मैपिंग करें और उनसे बातचीत करें। दूषित पानी से समुदाय एवं क्षेत्र किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि बाढ़, वायु एवं जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियां आदि का पता लगाएं। साथ ही यह भी जानें कि लोग गंदे पानी की समस्या को हल करने और डीवॉट प्रणाली को अपनाने के लिए कितने उत्सुक और जागरूक हैं। स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ उस क्षेत्र में घूमकर नाले का मैप बनाएं। किस किस एरिया में किस प्रकार का दूषित पानी आ रहा है, कौन सी औद्योगिक इकाइयां या दूसरे बड़े कारखाने इसमें गंदा पानी छोड़ रहे हैं, गंदे पानी के निकास की स्थिति आदि को समझें। यह भी पता लगाएं कि नाला किस सरकारी कार्यालय के कार्यक्षेत्र में आता है और नाले का पानी आगे किस पौंड, झील, नहर या नदी में मिलता है। इसके बाद समुदायों, नगरपालिका, जल संस्थान को जुटाएं और उन्हें डीवॉट प्रणाली अपनाने की ओर अग्रसर करें। इस पूरी प्रक्रिया के हर चरण में समुदाय के सभी वर्गों व संबंधित कार्यालय के लोगों के साथ विस्तृत चर्चा करें। कुछ सरल तरीकों से डीवॉट प्रणाली के कॉन्सेप्ट को बताएं। मॉडल के माध्यम से तकनीकी एवं रिजल्ट को दिखाएं। इसके उपयोग से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करें। इसके बाद लोगों से मिलने वाले समाधान को अपनी योजना में शामिल करें। इसके बाद निर्माण के लिए सही जगह का चयन करें। जगह के चयन के लिए स्थानीय समुदाय, नगरपालिका और जल संस्थान की सलाह लें और साथ ही कुछ जरूरी मापदंडों को भी ध्यान में रखें, जैसे कि जगह किसी भी प्रकार के हेरिटेज या आरक्षित संरचना के अंतर्गत तो नहीं है, जगह किसकी जमीन पर है, स्वामित्व की जानकारी होनी चाहिए। यदि स्थान शहर, सरकार, ट्रस्ट, एजेंसी, एएसआई या जिला प्राधिकरण आदि के ओनरशिप में है, तो उस भूमि के मालिक या विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। निर्माण सामग्री और मशीनों का परिवहन आसान होना चाहिए या फिर सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। अन्यथा निर्माण सामग्री को स्थान पर पहुंचाने के अन्य वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद साइट की नपाई करें। डीवॉट प्रणाली की तकनीक का प्रयोग करने के लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है।
दूषित पानी की गुणवत्ता, पानी की मात्रा, भूमि के अंदर मिट्टी की स्थिति और स्थानीय मौसम। सबसे पहले चुनी हुई जगह की लंबाई और चौड़ाई नापें और साथ ही नालियों की गहराई का भी अनुमान लगाएं ताकि टैंक्स के आकार और साइज को निर्धारित किया जा सके। साइट की नपाई के बाद एक साइट प्लान तैयार करें। साइट प्लान निर्माण के जगह का एक विस्तृत स्केल ड्राइंग होता है। यह निर्माण के लिए चुनी गई जगह, टैंक्स का आकार, साइज, गहराई, लगने वाले पाइप्स की स्थिति और पानी के बहाव की दिशा इत्यादि को दर्शाता है। साइट प्लान उस स्थान के निर्माण नियमों के अंतर्गत ही बनाया जाता है। इसके लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर या किसी अन्य योग्य व्यक्ति की सहायता ली जाती है। साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों तथा नगर निगम के इंजीनियर से परामर्श भी लें। स्थानीय समुदाय इस प्लान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वह उस जगह से पूर्ण रूप से अवगत होते हैं। साइट प्लान के बनने के बाद लागत का आकलन और विश्लेषण करें। प्रणाली की लागत उसकी क्षमता और किस गुणवत्ता का पानी होना चाहिए उस पर निर्भर करती है। इस प्रणाली को 2 स्थानों पर बना सकते हैं, एक नाले के अंदर और दूसरा नाले से कुछ दूरी पर। नाले के अंदर बनी प्रणाली नाले के जल प्रवाह से संचालित होती है। इसमें बाहरी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती और इसका रखरखाव सामान्य से अधिक लागत में पूरा होता है, जबकि नाले के बाहर की प्रणाली के लिए बाहरी विद्युत ऊर्जा की जरूरत संचालन के लिए होती है, लेकिन इसका रखरखाव भी ज्यादा आसान होता है। डीवॉट प्रणाली की प्रक्रिया को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। प्राथमिक उपचार, छनन, समानकरण अवसादन प्रक्रिया। इस चरण में मुख्यतः 2 भौतिक प्रक्रियाएं, छनन और समानकरण अवसादन होती हैं। इन प्रक्रियाओं में दूषित जल में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। दूषित जल को स्टील की बनी जाली से गुजारा जाता है, जिसमें ठोस कचरा जैसे प्लास्टिक, पत्थर, कांच, कपड़े आदि को सिस्टम में जाने से रोका जाता है। इसके बाद छने हुए जल से छोटी अशुद्धियों को हटाने के लिए दूषित जल के बहाव को कम करके अवसादन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस प्रक्रिया में जल का बहाव लगातार एक जैसा नहीं रखा जाता और इस प्रक्रिया में दूषित जल का प्रतिधारण समय लगभग 1 दिन का होना जरूरी है, जिससे जल में उपस्थित छोटी अशुद्धियां नीचे बैठ सकें। द्वितीय उपचार, एनारोबिक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जैविक रूप से अपघटित होने वाले कार्बनिक पदार्थों का छोटे जीवाणुओं द्वारा उपचार किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया और शैवाल यानी एल्गी या कृत्रिम जीवाणुओं का प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया में यह देखना जरूरी है कि यदि दूषित पानी की मात्रा कम है और बीओडी की मात्रा ज्यादा परिवर्तन वाली नहीं है, तो पानी को सरल बैफल्ड सेप्टिक टैंक से गुजारते हैं, और यदि दूषित जल की मात्रा अधिक है और पानी में बीओडी की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पर एनारोबिक बैफल्ड रिएक्टर तकनीक का प्रयोग करते हैं। इस तकनीक में टैंक में ज्यादा दीवारें होती हैं एवं अपफ्लो तकनीक पर आधारित होता है, जो कि दूषित जल के अवसादन समय को बढ़ा देता है। इसका इनलेट ऊपर और आउटलेट थोड़ा नीचे होता है और इसमें जीवाणुओं के बढ़ने के लिए प्लास्टिक के या पत्थर से बने मीडिया का प्रयोग करते हैं, जो कि जीवाणुओं के विस्तार में सहायक होती हैं। इस प्रक्रिया में जैविक गैसें भी पैदा होती हैं, जो कि दूषित जल में होने वाली जैविक क्रियाओं का सूचक होता है। इसके निकलने के लिए वेंट पाइप का उपयोग करते हैं। इस विधि से पानी में उपस्थित बीओडी 90% तक कम हो जाती हैं। इसकी प्रक्रिया में दूषित जल का रिटेंशन समय लगभग 7 दिन का होना जरूरी है। तृतीयक उपचार, एरोबिक प्रक्रिया, रूट जोन ट्रीटमेंट। तृतीयक उपचार को एरोबिक या फाइटो रेमेडिएशन प्रक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में शेष बचे छोटे निलंबित कणों, छोटे जीवों
घुलित अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों के अवशेषों को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में अपफ्लो से पानी को टैंक की ऊपरी तह तक लाया जाता है और उसके ऊपर लगे हुए केना इंडिका के पौधों की जड़ों से गुजारा जाता है, जो कि छने हुए जल से बहुत छोटे दूषित कण को आगे जाने से रोकता है। यह प्रक्रिया पानी में मौजूद अपघटित अपशिष्ट यानी डाइजेस्टेड सॉलिड्स और सक्रिय जीवाणु की कॉलोनी यानी एक्टिव बैक्टीरियल मास को हटा देती है और साथ ही पानी में पौधों के माध्यम से ऑक्सीजन का भी प्रवाह होता है। इस प्रक्रिया के आते आते पानी का रंग व गंध दोनों बदल जाते हैं। इसके बाद साफ पानी को 4 फीट गहरे टैंक में एकत्र कर लेते हैं, जिसे सूरज की रोशनी लगने के लिए रखा जाता है। अगर पानी में बीओडी की मात्रा अभी भी अधिक है तो इसमें एरिएटर लगाकर इसकी मात्रा को कम किया जाता है। यदि पानी में सीओडी की मात्रा अधिक है तो पानी को कार्बन फिल्टर से गुजारने पर इसकी मात्रा कम हो जाती है। इन प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पर्यावरण मंत्रालय की नियमावली के अनुसार पानी की गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित किया जाता है, जैसे पानी में उपस्थित बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी की मात्रा 10 मिलीग्राम प्रति लीटर रह जाती है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी सीओडी की मात्रा 20 मिलीग्राम प्रति लीटर और कुल नाइट्रोजन की मात्रा 10 मिलीग्राम प्रति लीटर रह जाती है। इन मानकों के साथ शुद्ध किए हुए जल को आप किसी भी जलाशय, नदी या झील में मिला सकते हैं। दूषित जल के समुचित उपचार के उपरांत उसका पुनर्चक्रण किया जाता है। आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण, कृषि, भवनों के निर्माण, पावर प्लांट, टॉयलेट फ्लशिंग आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि जल पीने योग्य बनाना है तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यह एक मैकेनिकल विधि है जिसमें दूषित पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। जैविक प्रक्रिया यानी छनन, अवसादन, सरल सेप्टिक टैंक और फाइटो रेमिडिएशन विधि से दूषित पानी का शुद्धिकरण की कीमत 1.10 लाख रुपए प्रति किलोलीटर की होती है। इस विधि से पानी दूसरे उपयोग जैसे फ्लशिंग और जल स्रोतों में मिलाने के लिए तैयार किया जा सकता है, जबकि बायोलॉजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस यानी रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ सहित प्रणाली की कीमत 1.75 से 1.85 लाख रुपए प्रति किलोलीटर की होती है। इस विधि से पानी पीने योग्य बनाया जा सकता है। लागत का विश्लेषण कर लेने के बाद डीवॉट प्रणाली का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। आइए इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझें। इस कार्य की शुरुआत चेम्बर्स को रेखांकित करने से की जाती है। यदि आप प्रणाली नाले के अंदर बनाते हैं तो इसके लिए अस्थायी नालियों का निर्माण किया जाता है। इसके निर्माण कार्य के संपन्न होने तक नाले के बहाव को बनाई गई अस्थायी नालियों की तरफ मोड़ दिया जाता है। इस तरह जगह को निर्माण के लिए साफ कर दिया जाता है। यदि आप प्रणाली नाले से बाहर बनाते हैं तो विद्युत मोटर की आवश्यकता होती है। पानी को प्रणाली तक लाने के लिए पंप हाउस का निर्माण भी किया जाता है। इसके बाद चेम्बर्स की खुदाई जेसीबी द्वारा या फिर स्थानीय मजदूरों की मदद से की जाती है। इसके बाद चेम्बर्स का बेस तैयार किया जाता है। चेम्बर्स के तल को मोटी ईंट पत्थर की परत और उसके ऊपर मोटी कंक्रीट सीमेंट की परत से मजबूत किया जाता है ताकि यह चेम्बर्स की दीवारों के वजन को संभाल सके। बेस तैयार हो जाने के बाद चेम्बर्स की दीवारों का निर्माण किया जाता है। दीवारें एक आयताकार गठन में ईंटों या स्थानीय मोटे पत्थरों से बनाई जाती हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ईंट की दीवार और चेम्बर्स के बीच कोई रिक्त स्थान न हो। दीवारों का निर्माण कर लेने के बाद इन्हें मोटी प्लास्टर की परत बनाकर पूरा किया जाता है। इसके बाद
सरल बैफल्ड सेप्टिक टैंक या एनारोबिक बैफल्ड रिएक्टर और रूट जोन टैंक में फिल्टर मीडिया बनाने के लिए प्लास्टिक के टुकड़ों या फिर ईंट के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं, जो पानी को साफ करने में मदद करते हैं। अंत में चेंबर्स को आपस में जोड़ने के लिए इनलेट और आउटलेट पीवीसी पाइपों की फिटिंग की जाती है, ताकि सभी चेंबर्स में पानी का प्रवाह हो सके। दूषित जल पाइप के माध्यम से चेंबर के निचले हिस्से में प्रवेश करता है और ऊपरी हिस्से से बाहर आता है। चेंबर्स का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद इन्हें ऊपर से ढकने का कार्य शुरू किया जाता है। सबसे पहले आरसीसी स्लैब्स को चेंबर के आकार के हिसाब से उनके ऊपर बिछा दिया जाता है, ताकि ये इसके ऊपर डाले जाने वाले ताजा कंक्रीट का भार संभाल सकें। इसके बाद आरसीसी स्लैब्स की कास्टिंग यानी चेंबर्स के शीर्ष को ढकने के लिए कंक्रीट और सीमेंट के मिश्रण की एक मोटी परत डाली जाती है। चेंबर्स की साफ सफाई और रखरखाव आदि के लिए इनके कवर के ऊपर मैनहोल्स बनाए जाने जरूरी हैं। यह भी सुनिश्चित करें कि मैनहोल पानी के इनलेट या आउटलेट के ऊपर न बनाया जाए। मैनहोल्स के साथ साथ गैस और ह्यूमिडिटी के निकास के लिए हर चेंबर के कवर में गैस वेंट पाइप्स भी लगाए जाते हैं। निर्माण का आखिरी चरण है रूट जोन में प्लांटेशन करना। रूट जोन ट्रीटमेंट चेंबर के शीर्ष पर स्थानीय रूप से उपलब्ध पौधे जैसे केना का प्रयोग करते हैं, जिसकी जड़ें पानी को साफ करने में मदद करती हैं। आखिर में रूट जोन से सफाई के बाद निकलने वाले पानी को इकट्ठा करने के लिए एक 4 फीट गहरे टैंक को बनाया जाता है, जिसमें सूरज की रोशनी से पानी में उपस्थित जीवाणु को खत्म किया जाए। सुरक्षा के लिए उसे लोहे की जाली से ढक दिया जाता है और अंत में सीओडी और बीओडी की मात्रा के संतुलन के लिए इसमें एरिएटर या कार्बन फिल्टर का प्रयोग करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का प्रयोग सबसे अंत में करते हैं, जो पानी को पीने योग्य बनाता है। इस प्रकार डीवॉट प्रणाली का निर्माण कार्य पूरा किया जाता है। अपशिष्ट जल शुद्धिकरण प्रणाली की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उसका सही संचालन एवं रखरखाव बहुत ही जरूरी है। इसके लिए स्थानीय लोगों और संबंधित कार्यालय के लोगों का समूह बनाएं और उन्हें प्रशिक्षण दें। डीवॉट प्रणाली संचालन और प्रबंधन को दैनिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप में पूरा किया जाता है। इसके 6 प्रमुख चरण हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। पंप हाउस। पंप हाउस को प्रतिदिन देखरेख की जरूरत होती है। मोटर की आवाज की जांच एवं इनलेट जाली की सफाई प्रतिदिन की जानी चाहिए। पंप हाउस में पंप की ऑयलिंग और ग्रीसिंग 6 महीनों के अंतराल में की जानी चाहिए। छनन टैंक। छनन टैंक से प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट की सफाई होना जरूरी है। छनन टैंक को जोड़ने वाले पाइप की सफाई भी साप्ताहिक रूप से की जानी चाहिए। अवसादन टैंक। गैस और ह्यूमिडिटी के निकास के लिए सभी टैंक्स के गैस वेंट पाइप की मासिक रूप से सफाई करनी चाहिए। अवसादन टैंक से गाद की सफाई मासिक रूप से करनी चाहिए। सेप्टिक टैंक और एनारोबिक बैफल्ड रिएक्टर। हर 4 से 6 महीनों में सेप्टिक टैंक या बैफल्ड रिएक्टर टैंक के किन्हीं भी 2 चेंबर्स और बैफल्ड फिल्टर टैंक के सभी चेंबर्स को खोलना चाहिए और कीचड़ की परत, तल पर जमाव, झाग, गाद आदि की जांच करते रहना चाहिए। हर वर्ष परिस्थिति को देखते हुए फिल्टर मीडिया या स्टोन की सफाई करना जरूरी है। रूट जोन ट्रीटमेंट टैंक। सूखे मौसम के दौरान रूट जोन के पौधों के रखरखाव के लिए मैनुअली यानी हाथ से पानी देना चाहिए। रूट जोन में इकट्ठा होने वाले मलबे और सूखे पौधों की सफाई नियमित तौर पर करनी चाहिए। रूट जोन ट्रीटमेंट प्लांट्स के समय समय पर पानी के नमूने लेकर
पानी की गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए, जैसे कि रंग, गंध, पीएच वैल्यू, टीडीएस, बीओडी, सीओडी आदि, जो कि अर्धवार्षिक रूप में होनी चाहिए। ट्रीटेड वाटर टैंक। सभी चेंबर्स में बैक फ्लशिंग यानी उल्टे बहाव के शॉर्ट ब्लास्ट की जांच और आवश्यकता अनुसार सफाई भी करनी चाहिए। प्रणाली के आउटफ्लो को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहती नालियों की सफाई समय समय पर करते रहना चाहिए। प्रणाली के आसपास की जगह साफ सुथरी रखनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने के लिए अपग्रेड करते रहना चाहिए। आसपास की स्थिति की सामान्य जांच करते रहना चाहिए और रेफरेंस यानी संदर्भ के लिए समय समय पर उनकी तस्वीरें भी लेते रहना चाहिए। सभी पार्ट्स के ऑपरेशनल और उनके रखरखाव के दैनिक कार्यों को एक लॉग बुक में दर्ज करते रहना चाहिए। इस प्रकार एक जागरूक और सक्रिय समुदाय के सहयोग से डीवॉट प्रणाली के लिए संचालन और रखरखाव से जुड़ी गतिविधियों को सही और प्रभावी ढंग से पूरा किया जाता है। क्योर ने 2 डीवॉट प्रणाली को सामुदायिक स्तर पर स्थानीय निकायों एवं जल संस्थानों के साथ मिलकर स्थापित किया है, जिसके बहुत ही सकारात्मक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्यावरण, जनजीवन एवं पारिस्थितिकी में दिखने लगे हैं, जैसे कि डीवॉट के पास रहने वाले समुदाय की वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन हुआ है। कृषि कार्यों, भवन निर्माण के लिए साफ पानी मुहैया हुआ है, जिससे भूजल में निर्भरता कम हुई है और बिजली के खर्चे में भी कमी आई है। समुदाय के स्वास्थ्य और आय में बढ़ोतरी हुई है। डीवॉट प्रणाली से निकलने वाले साफ पानी की मदद से नदी के बहाव को पुनः सुनिश्चित किया गया है। स्थानीय जल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थानीय पारिस्थितिकी में परिवर्तन दिखने लगा है और अंत में समुदायों को गरीबी और बीमारी से निकलने में भी मदद मिली है। डीवॉट प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिए गए मैनुअल को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।